हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ये इसका 15वां वीडियो है और एमपीपीएससी के ये फर्स्ट पेपर का पूरा मैं जीके सीरीज लेके आया हूँ और इसमें वो सारे क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी 2020 में पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस में कवर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य सारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को देख पाएँ। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लगातार चल रही है ये सीरीज, रेगुलर आ रही है, हर रोज एक वीडियो इसका अपलोड हो रहा है जिसमें कि मैं 25 से 30 क्वेश्चंस रेगुलर ला रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसमें हर वो फैक्ट जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मैं इसमें कवर करता हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली मैंने पूरी इस सीरीज को तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 15th वीडियो जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन, विपिन मैथ्यू किस खेल विधा से संबंधित हैं? एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी या फिर बैडमिंटन? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है एथलेटिक्स। विपिन मैथ्यू एथलेटिक्स यानी कि जो अलग प्रतिस्पर्धा होती है जो कि नॉर्मल जो प्लेयर्स होते हैं क्रिकेट के, हॉकी के, बैडमिंटन के या फिर डिफरेंट स्पोर्ट्स के, जो कि एक यूनिक गेम होता है, उसके अलग एथलेटिक्स यानी कि रनर अप, हैमर थ्रो, इस तरीके के जो एथलेटिक्स होते हैं उससे ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, विपिन मैथ्यू। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 1994, 27 अक्टूबर 1996, 26 अक्टूबर 1994 या फिर 27 अक्टूबर 1995? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, 27 अक्टूबर 1996 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश में लोक अदालत का आयोजन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? भोपाल में, रायपुर में, बिलासपुर में या दुर्ग में? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए, जब मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश में एमपी और सीजी जब एक साथ थे, छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था, ये उस समय की क्वेश्चन पूछा गया सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया था, तो वो किया गया था बिलासपुर में, जब बिलासपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और जब छत्तीसगढ़ का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन अभी बिलासपुर किस में है? सीजी में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में है ये। तो छत्तीसगढ़ में है बिलासपुर और यहाँ पे सबसे पहले लोक अदालत की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला राज्यपाल रही कौन? फातिमा बीबी, श्रीमती सरला ग्रेवाल, सरोजनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है बी, श्रीमती सरला ग्रेवाल। ये एकमात्र हैं जो कि महिला राज्यपाल यहाँ पर रही और इसके बाद में दूसरी राज्यपाल भी बनी है, थोड़ा उस पर भी कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, और वो हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जो हैं वो दूसरी राज्यपाल बनी। ठीक है ना, ये उस समय के क्वेश्चन हैं तो ध्यान रखिएगा। तो ये दूसरी राज्यपाल हैं जो कि महिला राज्यपाल अभी भी हैं और पहले थी, और अभी क्या ना कि यहाँ के राज्यपाल जो टंडन जी हैं, वो टंडन जी की खत्म होने के बाद में दोबारा से यहाँ पर नियुक्ति दी गई है। तो अभी इस समय जो राज्यपाल हैं वो दो राज्यों की राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल, एक तो उत्तर प्रदेश की और दूसरी मध्य प्रदेश की। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश से दो महिला राज्यपाल हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर किस वर्ष में स्थापित हुई थी? जो हाईकोर्ट है उसकी दो खंडपीठ स्थापित की गई थी इंदौर और ग्वालियर में, तो वो कब हुई थी? 1956 में, 1969 में, 1972 में या 1980 में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है 1969 में ये दोनों खंडपीठ स्थापित की गई थी, जो कि एक पहली खंडपीठ इंदौर और दूसरी ग्वालियर में स्थापित की गई है। ठीक है ना, और ये हाईकोर्ट की दो खंडपीठ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या फिर इंटरफेरेंस? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ये कार्य करता है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर से ही अभी इंटरनेट, जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी है वो इसी पर वर्क करती है। ऑप्टिकल फाइबर से ही पूरा इंटरनेट का जो संचार होता है, ठीक है ना, इंटरनेट की जो सिग्नल्स मिलते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही अपने तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा
500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विद डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसे बैठे हुए यात्री के सिर के पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व, इनर्टिया ऑफ रेस्ट, या फिर
गति का जड़त्व, इनर्टिया ऑफ मोशन, या फिर जड़त्व घूर्णन, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्टिया, या फिर द्रव्यमान का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, ठीक है ना, इनर्टिया ऑफ रेस्ट, यानी कि स्थिरता का जो जड़त्व होता है, इस कारण से चलती हुई ट्रेन में जैसे ही स्टार्ट होती है ट्रेन, ठीक है ना, यात्री का सिर है वो पीछे की तरफ में झुक जाता है, झटका लगता है उसे, तो वो एक जड़त्व के कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, टेलीविजन ग्राही पर दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग लाई जाती है? दृश्य, परावैंगनी, अभिरक्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी में विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो रे होती हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल एल्कोहल, या फिर फास्फोरस ट्राई क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वो है पोटेशियम ब्रोमाइड। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, खनिज मिनरल्स क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं, अकार्बनिक ठोस होते हैं, गैस होते हैं, या फिर ये सभी होते हैं? जो खनिज होते हैं वो एक ठोस रूप में होते हैं और वो होते हैं अकार्बनिक ठोस। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, किस शारीरिक प्रक्रम से सौम्बिन का संबंध है? उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन, या फिर वृद्धि? सौम्बिन यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स जिसे बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट किससे है? वो रक्त जमाव। और ये किससे होता है? विटामिन के कारण। विटामिन के से रक्त जमाव का जो प्रक्रिया है वो मानव शरीर में शुरू होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित फलीदार पौधों में कौन सी पादप पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? पेट्रोपादप कौन से हैं ये आपको बताना है। अरहर, मटर, चना, या फिर कैरेज? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर है कैरेज। कैरेज इज द करेक्ट आंसर। जो फलीदार पौधे हैं उसमें पेट्रोपादप कैरेज कहलाता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वायुयान की विशेष रबर टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। असत्य बताना है, गलत कौन सा है इसमें, ठीक है ना। या फिर प्रकाश की नीली तरंग बैगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्ण यानी कि अधिक रिफ्लेक्टिव होती हैं, जिस कारण से आकाश नीला दिखाई देता है ना कि बैगनी। या फिर गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। या फिर इसमें से असत्य ढूंढना है, ध्यान रखिएगा। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में प्राय जमीन से छूती हुई धातु से बनी हुई रस्सी बांधी जाती है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन है बी वाला। देखिए बी वाला जो है इसमें लिखा हुआ है, प्रकाश की नीली तरंगें बैगनी तरंगों की तुलना में सबसे अधिक रिफ्लेक्टिव होती हैं, इस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। इसमें बैगनी रंग की जो किरणें होती हैं, तरंगे होती हैं, वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव होती हैं, इसलिए ये इसका कथन गलत है। दिस इज द करेक्ट, ठीक है। तो ये असत्य है इसका, बाकी सब सही है। ऑल दीज आर ट्रू पार्ट, ठीक है, ये सब ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कोटों में से सही उत्तर को अपन को चुनना है इसमें। तो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, या फिर शक संवत 78 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, गुप्त काल 318 से आरंभ हुआ था, या फिर भारत में मुस्लिम शासन 1192 में शुरू हुआ। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका डी आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ये सारे के सारे जो कूट दिए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा, विक्रम संवत जो कि विक्रमादित्य ने शुरू किया था इसको, ठीक है ना। विक्रमादित्य द्वितीय ने विक्रम संवत चालू किया था, और शक संवत शक वंश ने शुरू किया था, ये 78 ईसा पूर्व किया था, यानी कि गुप्त वंश ने इसको शुरू किया था। ये गुप्त वंश के काल का था, और गुप्त से पहले आ गए थे शक, तो शकों ने शक संवत चालू किया था, ठीक है ना, 78 ईसा पूर्व से। और गुप्त काल का जो आरंभ होता है, ठीक है ना, वो इसमें इस कथन को सुधारना है, विक्रम संवत गुप्त काल से पहले चालू हुआ था, ठीक है ना। ये गुप्त काल से पहले की शुरुआत है विक्रम संवत। और विक्रम संवत का जो शुरुआत हुई थी, ये हुई थी अपने ईसा पूर्व यानी कि कुछ मौर्य के बाद में, ठीक है ना, मौर्य वंश के बाद में ही विक्रम संवत की शुरुआत
हो गई थी। 73 ईसा पूर्व, बिल्कुल, ठीक है ना। मौर्य वंश जो हुआ था उसी के समय के अनुसार ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और शक संवत, जब शक का शुरुआत हुई थी, और गुप्त काल की शुरुआत हुई थी 379 ईस्वी में, ठीक है, 319 ईस्वी में, ठीक है, 319 ईस्वी में गुप्त काल की शुरुआत हुई थी। और मुस्लिम शासन, बिल्कुल सही है, 1192 में शुरुआत हुआ था, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और यहाँ पर मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी, ठीक है ना। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को हराया था, किसमें? तराइन के दूसरे युद्ध में। देन उसके बाद में मुस्लिम शासन की शुरुआत यहाँ पर भारत में हो गई थी। पहला जो शासन था वो था गुलाम वंश, जो कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। उससे पहले मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन गुलाम वंश, सबसे पहला वंश जो शुरुआत हुआ था वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से एक परास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ पर प्राप्त होते हैं? मतलब पाषाण से लेके हड़प्पा, पूरी की पूरी जो सभ्यता है इसके बीच की, उनके सभी के सांस्कृतिक अवशेष यहाँ प्राप्त हुए। कहाँ पर? आमरी, मेहरगढ़, कोटो दीजी या फिर बाल गंगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पाषाण काल से लेके हड़प्पा सभ्यता के सारे सांस्कृतिक अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? किस क्षेत्र में दी थी? वैशाली में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में या फिर राजगृह में? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए थे बौद्ध ने। अगला क्वेश्चन आ गया, पहला गुप्त शासक जिसने की सिक्के जारी किए थे, किसने किए थे? श्रीगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने, या फिर समुद्रगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो कौन सा आंसर इसका सही है? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। इसने सबसे पहले ये सिक्के, जो कि सिक्कों का चलन चालू किया था, वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चालू किया था, जो कि गुप्त शासक का ये राजा था, गद्दी पर बैठा था ये ना। और ये घटोत्कच, ठीक है ना, जो कि इनके पिता थे, ठीक है ना, उसका उत्तराधिकारी था ये घटोत्कच का, ठीक है। और उसके बाद में ये घटोत्कच के बाद में ये गद्दी पर बैठा, और इसका जो कार्यकाल था वो गुप्त वंश का, इसका जो कार्यकाल था वो 319 से लेके 320 के बीच में इन्होंने ये सिक्कों को चलाया था, ठीक है ना। सिक्के जारी किए थे 319 से लेके 320 के मध्य में, ठीक है। और इसी के साथ साथ में इसने सोने की चांदी की मुद्राएं भी चलाई थी, ठीक है ना। जो सिक्के थे वो पूरे के पूरे चांदी के सिक्के की शुरुआत इसने की थी, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी था, और फिर चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी कौन बना था? वो बना था समुद्रगुप्त, ठीक है ना, जो कि इसका बेटा था। उसके बाद में इसने संन्यास ग्रहण कर लिया था और समुद्रगुप्त ने गद्दी संभाली थी, जो जिसको कि भारत का क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसने पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये आ गया अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है ना, यहाँ पे बीच में ये डैश है, ठीक है ना, खुल्लाबाद, फतेहपुर सीकरी, आगरा और दिल्ली। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? ए, बी, सी या फिर डी? खुल्लाबाद शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी एतमाउद्दौला का मकबरा, आगरा में औरंगजेब का मकबरा, या दिल्ली में अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा। तो इसमें से कौन सा सही है? किसका मकबरा है यहाँ पे कि बिल्कुल सेट है? तो वो है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली में है अब्दुल रहीम खाना का मकबरा, बाकी सारे गलत हैं। इसमें ये गलत है, ठीक है ना, और इसमें ये भी गलत है, और इसमें ये भी गलत है। देखिए, खुल्लाबाद में है औरंगजेब, यहाँ पर औरंगजेब का मकबरा है, ठीक है ना, औरंगजेब का मकबरा है खुल्लाबाद में। और फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है ये यहाँ पर, ठीक है। और आगरा में क्या है? आगरा में जो एतमाउद्दौला, यानी कि उनको ऊपर नीचे किया गया है, यहाँ पर एतमाउद्दौला जो है उसका मकबरा, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया इसका मकबरा यहाँ पर है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में स्थित है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन ने होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? CR दास, S सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट या फिर BJ तिलक। तो विच इज वन द करेक्ट आंसर? तो वो है CR दास, जो कि होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। होम रूल आंदोलन का मतलब ये था ब्रिटिश शासन के अधीन अपना खुद का शासन चलाना, ये था इसका मतलब। और इसकी शुरुआत की थी एनी बेसेंट और राज तिलक ने, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन दोनों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है। देन उसके बाद में इनका जो मोटिव यही था कि ब्रिटिश शासन के अधीन में ही अपने को यहाँ पर भारत में शासन करने का इन्होंने पूरी की पूरी ये एक नया कार्यक्रम चलाया था। लेकिन इसको बाद में खत्म कर दिया गया और बाद में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है ना, जो लाहौर अधिवेशन में उठाई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए था। इसमें कोई होम रूल नहीं, कोई ब्रिटिश शासन के अधीन कोई शासन चलाने की डिमांड नहीं थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तराधिकार या सरकार या फिर स्वयं की सरकार। तो इसका सही उत्तर है स्वशासन को निश्चित करना, ये इसका प्रस्ताव का उद्देश्य था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857, 1881, 1885 या फिर 1905। तो इसका सही आंसर क्या है? तो वो है 1857 में इन तीनों यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत की ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? A, B, C या फिर D। तो इसका सही उत्तर कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर नहीं है, कथन जो सही नहीं है वो है भारत में उत्पादन की कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारस्परिक ऊर्जा स्रोत का जो योगदान है वो 1% कम है। तो ये इसका गलत है, ठीक है ना। बाकी सब सही है, ऑल दीज आर ट्रू। यानी कि गत दशक में भारत की ऊर्जा उत्पादन का ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई और विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, ये भी सही है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उद्योग में पावर कंजम्पशन होता है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से सही कथन कौन सा है? भारत के पश्चिमी गोलाई के मध्य में है, कैस्पियन सागर खुला सागर है, उत्तर व दक्षिण ध्रुव एक दूसरे का प्रति ध्रुवस्थ है, या फिर राजस्तक शीतोष्ण मरुस्थल है। तो इसका सही कौन सा आंसर है ये अपने को बताना है, ठीक है ना। सही कथन कौन सा है? तो इसका जो सही कथन है वो है डी, ठीक है ना। डी, इसमें ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो डी कौन सा है? उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवस्थ हैं, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट में है ये। तो ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आ गया 24वां, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय क्या होता है? जरूरी नहीं है कि यह सांसद दोनों सदनों में से किसी एक में आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर में अवश्य रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना इसका जरूरी है। और अगला जो ऑप्शन है वो क्या है? जरूरी नहीं कि वो संसद के दोनों सदन में सदस्य हो आवश्यक रूप से, परंतु 6 माह के अंदर में लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। या फिर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में आवश्यक रूप से सदस्य होना जरूरी है, या फिर आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो वो दोनों सदस्यों में से किसी एक का, दोनों सदनों में से किसी एक में सदस्य होना जरूरी है। हाँ, परंतु 6 माह के अंदर में इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद में वो किसी एक सदन में सदस्य होना उसका आवश्यक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है ना। कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं किया गया है? मेद निषेध, प्रोविजन ऑफ लिक्वियर, या फिर काम का अधिकार, राइट टू वर्क, समान कार्य हेतु समान वेतन, या फिर सूचना का अधिकार। तो कौन सा है जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि राज्य के हैं उसमें सम्मिलित नहीं किया गया? तो वो है सूचना का अधिकार। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने कवर किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं साथ में वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा
विद्यार्थी मेरी सीरीज से जुड़ पाए। लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहिए। मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट 100% ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। तो लगातार मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए पूरा का पूरा एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, एमपीएसआई और एमपी जीके की जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माय दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।